नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीएससी पीजीटी के डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में। जिन लोगों ने एचपीएससी का पीजीटी का स्क्रीनिंग एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, अब उनको डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रेपरेशन करनी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं किस तरीके से इसकी प्रेपरेशन की जाए, क्योंकि काफी समय से ऐसा देखने में आ रहा है कि जो पीजीटी के एग्जाम्स थे वो ऑब्जेक्टिव मोड में ही हर जगह हो रहे थे, लेकिन अभी ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होना है तो थोड़ा सा वाजिब है, सभी को हल्की कंफ्यूजन जरूर होती है, एजिटेशन जरूर होती है। बट इस वीडियो के बाद आप फील करेंगे कि आप बहुत अच्छे से इफेक्टिव प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी बना करके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत आसान तरीका है, बस रेगुलर प्रैक्टिस आपको रखनी है। वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कंप्लीट इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में। सबसे पहले उन खास बातों पे ध्यान देंगे जो हमें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए अपने माइंड मैपिंग के लिए जरूरी हैं, अपना माइंड मेकअप करने के लिए जरूरी हैं। आंसर राइटिंग इज एन आर्ट। आंसर राइटिंग एक आर्ट है। एक होता है कि हमारे पास जानकारी होना और टिक लगाना ऑब्जेक्टिव पेपर्स में, लेकिन जब हम राइट करते हैं तो नॉलेज तो हमें चाहिए ही चाहिए, प्रैक्टिस हमें चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ हमें एक खास टाइप की आर्ट जो है उसको इम्प्रूव भी करना है। सभी के पास होती है ऑलरेडी, बट उसको इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है। आंसर राइटिंग अपने आप में एक आर्ट है। हमारे पास जो नॉलेज है उसका एक्सप्रेशन हम बहुत अच्छे तरीके से करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, और हमारे पास जो जानकारी है अगर हम उसका एक्सप्रेशन अच्छे से नहीं कर पाए राइटिंग करके तो उसमें जो मार्किंग है वो कम हो जाएगी और कंपटीशन में हम पिछड़ भी सकते हैं। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आंसर राइट करना अपने आप में एक आर्ट है, और आर्ट की खूबी होती है कि उसको सीखा जा सकता है, साथ ही साथ इंप्रूव किया जा सकता है समय के साथ प्रैक्टिस करके। यानी कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आर्ट इंप्रूव होती चली जाएगी। आर्ट की खासियत होती है तो वो हमेशा प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव होती चली जाती है। तो सबसे पहली बात, आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसका मतलब आप पहला काम ये करिए कि प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। प्रैक्टिस आप जितना जल्दी स्टार्ट कर देंगे उतना जल्दी अच्छा रहेगा। किस तरीके से करनी है उसके लिए सबका अलग अलग तरीका होता है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है, और सबकी स्ट्रेटेजी जरूरी नहीं है एक जैसी हो तो ही सफल होगी। अलग अलग स्ट्रेटेजी अलग अलग पर्सन के लिए सफलता का कारण हो सकती है। हम एक कॉमन स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे कि जिससे आप मदद ले सकें कि इसको भी हम फॉलो कर सकते हैं, या अपनी स्ट्रेटेजी में इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं जहां पे लगे कि ये आपके साथ फिट बैठती है। अगर आप पहले से अपनी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है, और जरा भी अगर कहीं पे संदेह है तो आप इन पॉइंट्स को समझिए, डिस्कस करिए, माइंड में बिठाइए। जब आपको लगे कि ये पॉइंट मैं अपनी स्ट्रेटेजी में शामिल कर लूंगा या मैं इस स्ट्रेटेजी पे काम करूंगा तो ये मुझे बेनिफिट देगी, तब उसको आपको फॉलो करिए और डेफिनेटली आपको वो बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो ये आर्ट है, प्रैक्टिस के साथ सुधर सकती है, इसलिए आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। इट रिक्वायर्स एफर्ट्स एंड रेगुलर प्रैक्टिस। इसके लिए एफर्ट्स की जरूरत है, आपको एफर्ट करना होगा, आपको राइटिंग करनी होगी। आप पढ़ करके एक एक टॉपिक चूज करें कि आज इस टॉपिक को मैंने प्रिपेयर किया सिलेबस में से, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप प्रेपरेशन करके उसका एक क्वेश्चन लीजिए और उस क्वेश्चन का आंसर राइट कीजिए। या तो आप अपने से क्वेश्चन बनाइए, या जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसकी कोई भी कोर बुक लीजिए, आमतौर पर ग्रेजुएशन लेवल का हो, इवन या 12th लेवल का हो या पीजी लेवल का हो। अगर उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं तो उन क्वेश्चंस के आप आंसर राइट करने की प्रैक्टिस करिए। अब बात करते हैं कि हमें एग्जाम देने से पहले किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। कुछ चीजें ध्यान रखनी जरूरी हैं जो पेपर होने से पहले की हैं। लीव द फियर ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर का अगर माइंड में कोई भी फियर है तो उस फियर को सबसे पहले निकाल दीजिए, उसको दूर कर दीजिए, क्योंकि इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं कि हमें हेजिटेशन होती है, हमें लिखना पड़ेगा। तो साथ ही साथ कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं कि आपके पास जो अवेलेबल मटेरियल है आप उसी से अपने क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी। आप प्रेपरेशन करिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेन पॉइंट्स हैं उनको पहले से प्रिपेयर रखिए। जब क्वेश्चन आता है क्वेश्चन समझिए, और जो आपको आता है आप उसके हिसाब से उसका जवाब देने की कोशिश करिए। अच्छी बात यह होती है कि ज्यादातर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो सिलेबस में से ही होता है, डायरेक्ट होता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो सिलेबस से कहीं से भी बाहर जाएगा। आमतौर पे ऑब्जेक्टिव में ऐसा संभव होता है
तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे एरिया से आ जाते हैं जो हमें लगता है कि सिलेबस से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहे हैं, बट सब्जेक्टिव पेपर जो बनाया जाता है वो डायरेक्टली जो सिलेबस है उससे रिलेट करता है। तो इसमें ये मदद आपको मिलेगी, ये अच्छी बात है। इसलिए ये फियर दूर कर दीजिए कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आप सिलेबस लीजिए, सिलेबस के टॉपिक्स को पढ़िए, चाहे वो 12th लेवल है तो वहां से पढ़िए, ग्रेजुएशन लेवल के हैं तो वहां से पढ़िए। जो एचपीएससी का प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है उसको फॉलो करिए एकदम, और उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाते रहिए। तो फियर दूर करिए सबसे पहले अपना। इसके बाद चूज द लैंग्वेज फॉर एग्जाम वाइजली। अब सबसे बड़ी बात है, वाइजली आप एग्जाम के लिए लैंग्वेज चूज करिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। तो परेशानी ये आती है, और आमतौर पर ऐसा होता है कि बाद में पढ़ते पढ़ते शुरुआत में हिंदी मीडियम में पढ़ने के बाद में इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ने लग जाते हैं या पढ़ाने लग जाते हैं। तो उसके बाद एक कंफ्यूजन आती है कि अब मैं अपना मीडियम इंग्लिश रखूं या हिंदी रखूं। तो ये बहुत ही वाइज डिसीजन है, इसको समझदारी से लेने की जरूरत है। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि आप अपनी प्रैक्टिस करिए, राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। आप लिखिए, कोई क्वेश्चन लीजिए और आप उसका आंसर करिए। इस तरह की प्रैक्टिस करिए। आप 4-6 क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको अब ये चेक करना है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही है। अगर आपने इंग्लिश अपना लिया है, यहाँ पे चूज करने जा रहे हैं आप लैंग्वेज, ऐसे ही हिंदी में भी आपको चेक करना है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर इंग्लिश में ज्यादा हो रही है तो वो आपका जो एक्सप्रेशन है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी और मार्किंग उसमें कम हो जाएगी, स्कोरिंग कम हो जाएगी। तो ग्रामेटिकल अगर एरर्स हो रही हैं तब आप हिंदी मीडियम चुनिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही साथ दूसरा ध्यान आपको ये देना है कि आपके पास जो कंटेंट अवेलेबल है वो इंग्लिश में है या हिंदी में है। तो चूंकि इसमें हिंदी में भी कॉमर्स का जो सिलेबस है वो हिंदी में भी आसानी से मिल जाता है, बुक्स अवेलेबल हैं, और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो वो कोई समस्या है नहीं। तो आप ये देख लीजिए कि आप किस में बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, उसको अपना मीडियम चूज करिए। इसके बाद है ओन गुड कंटेंट विद कंटिन्यूअस स्टडी। आप लगातार स्टडी करिए सिलेबस को कंटिन्यूअस बेसिस पे। जब तक आपका एग्जाम होता है उस दिन तक आप लगातार पढ़ते रहिए, ताकि जो अच्छा कंटेंट है वो आपके पास हो जाए इकट्ठा। यहाँ पे जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसका मतलब है कंटेंट से। आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और अच्छी नॉलेज पढ़ाई करने से होगी। आप लगातार पढ़ते रहिए, बुक से नोट्स बनाइए। इससे क्या होगा कि आपके पास अच्छा मटेरियल तैयार हो जाएगा, और क्वेश्चन चाहे जैसा भी आएगा, आपके पास जब अच्छा कंटेंट अवेलेबल होगा तो आप अच्छा आंसर भी लिख पाएंगे। मेमोराइज की डेफिनेशंस एंड फैक्ट्स। अगली बात महत्वपूर्ण होती है कॉमर्स में, खास तौर पे कुछ डेफिनेशंस महत्वपूर्ण होती हैं, उनको आप मेमोराइज करिए, याद करिए। लिखना आंसर अपनी तरफ से होगा, अपने वर्ड्स में होगा, लेकिन महत्वपूर्ण डेफिनेशन ऐसी होती हैं वो हमें याद होनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें याद होने चाहिए। महत्वपूर्ण डेफिनेशंस में जैसे पार्टनरशिप की डेफिनेशन, कंपनी की डेफिनेशन, इसके अलावा जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है कॉमर्स की जो सिलेबस से मैच करती है, उसकी जो महत्वपूर्ण डेफिनेशन है आप वो मार्क कर लीजिए पहले से। 20-30 डेफिनेशन होंगी काफी महत्वपूर्ण, उनको आप अच्छे से लिखिए और उनको याद करिए। साथ ही साथ कुछ फैक्ट्स होते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर एक्ट है, वो एक्ट कब लागू हुआ, या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कोई पर्टिकुलर थ्योरी है, मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है, तो उसकी थ्योरी के जो मेन नीड्स दी गई हैं उनको, ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे वो याद करने होंगे। तो शॉर्ट नोट के फॉर्म में इन चीजों को नोट भी करिए और इनको याद करिए। बाकी चीजें आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो हमें एग्जाम के टाइम पे याद रखने होंगे जब हम अपना आंसर लिख रहे होंगे। सबसे पहले, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फर्स्ट यू आर कॉन्फिडेंट। आप क्वेश्चंस को एक नजर देखिए, और जिनमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, जिनका कंटेंट आपके पास अच्छा अवेलेबल है, आपको याद है, आप पहले उनको अटेम्प्ट करिए। तो पहले वो क्वेश्चन करिए जो आपको अच्छे तरीके से आता है, ताकि शुरुआत के जो आंसर हैं आप वो जब लिखेंगे तो आप जल्दी लिख लेंगे, सही लिख लेंगे, तो आपका मोरल बूस्ट होगा। साथ ही साथ एक बेनिफिट और मिलता है कि जब कॉपी चेक करने वाले कॉपी चेक करेंगे तो उनको आपके पहले जो आंसर हैं वो ज्यादा सटीक मिलेंगे, तो वो पॉजिटिव माइंडसेट से आपका आगे का एग्जाम भी चेक करेंगे। और थोड़ा बहुत बायसनेस संभव होता है, जो इस टाइप के पेपर्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव, आपका अगर पॉजिटिव माइंडसेट रहता है एग्जामिनर का बाद में, तो एक एक दो दो मार्क्स भी आपको एक्स्ट्रा मिलते चले जाएंगे, तो बहुत बड़ा
एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो हमेशा पहला क्वेश्चन वही करें जो आपको बहुत अच्छे से आता है शुरुआत वाले। अगली बात है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फुल्ली एंड करेक्टली बिफोर आंसरिंग। कई दफे ऐसा होता है हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और हमें वो अच्छे से आता है, क्वेश्चन जिस एरिया से है वो एरिया, बट उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो भूल जाते हैं हम। तो इसलिए ये पढ़ना जरूरी है कि हमें जो पूछा गया है उसमें कौन सी बात पूछी गई है। जैसे किसी कंपनी के बारे में पूछा गया है तो ऐसा नहीं कि हम कंपनी का मीनिंग लिखना स्टार्ट कर देंगे सीधा। हमें ये देखना है कि उसका क्रिटिकली एग्जामिन करना पूछा है, डिस्क्राइब करना पूछा है, मेरिट पूछा है, उसका इंपोर्टेंस पूछा है या डिमेरिट्स पूछे हैं, तो जो पूछा है उस पर फोकस करना है। नेक्स्ट है डेवलप ए बेसिक मेंटल फ्रेमवर्क ऑफ द आंसर। जब लिखें आंसर तो कम से कम, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, कम समय में ही, लेकिन एक मेंटल फ्रेमवर्क तैयार करना है, अपने माइंड में एक ढांचा तैयार करना है कि हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें लिखना है, मेरिट डिमेरिट लिखने हैं, कंक्लूजन लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है या उसका कोई इंपोर्टेंस लिखना है, तो जो पॉइंट्स लिखने हैं ताकि हम उतना ही मटेरियल लिखें जितना का रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है बी अवेयर ऑफ द वर्ड लिमिट एंड टाइम लिमिट। हमेशा वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट का ध्यान रखना है क्योंकि टाइम लिमिट तय है, 3 घंटे का पेपर है। 3 घंटे के पेपर में टोटल 18 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनमें से 15 क्वेश्चंस आपको करने हैं। अगर 15 क्वेश्चन आपको करने हैं तो आप इसके हिसाब से टाइम डिवाइड कर लें कि 15 क्वेश्चन आपको जो करने हैं वो कितने मिनट्स में करने हैं। आपको 3 घंटे में करने हैं। 3 घंटे का मतलब हो गया कि आपके पास टोटल 180 मिनट्स अवेलेबल होंगे। अब आपको ये चेक कर लेना है कि कितना टाइम आपको एक क्वेश्चन पे देना है। तो तकरीबन आपके पास 12 मिनट होंगे एक क्वेश्चन के लिए। तो आप अभी से माइंड मेकअप करके रहिए और 12 नहीं, आप 10 से 11 मिनट में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से आप जब प्रिपरेशन करोगे तो आपके पास बर्डन नहीं होगा, आप टाइम लिमिट में क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। रही बात वर्ड लिमिट की, कई दफा वर्ड लिमिट कहा जाता है कि आप इतने वर्ड्स में लिखिए, तो वो ध्यान रखना होता है, लेकिन अभी तक जो पेपर्स हुए हैं उनमें वर्ड लिमिट बाकी सब्जेक्ट्स के जो हुए हैं वर्ड लिमिट के बारे में बताया नहीं है। तो वो आपके ऊपर है, आप कितने वर्ड में लिखते हैं। तब भी एक सफिशिएंट वर्ड जरूर होने चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं होना चाहिए। वो आप कैसे सेट करेंगे, आपको वो पहले से ही तय करना है। तो पहले से तय कैसे करेंगे आप इसको, आपको अभी से पता है कि 15 क्वेश्चन हैं और आपको एक क्वेश्चन को 10 से 12 मिनट में समाप्त करना है। तो आप 10 मिनट में एक क्वेश्चन का आंसर लिख के देखिए कि आप कितने वर्ड में उसको लिख रहे हैं। आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर लीजिए कि इतने वर्ड्स में आपको एक क्वेश्चन लिखना है। और फिर आप, क्योंकि A4 शीट जो है वो मिलने वाली है, A4 शीट आप लीजिए और उस पर आप लिखना शुरू करिए। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप 10 या 11 मिनट में कितना लिख दे रहे हैं आराम से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। आप इस तरह बैठ करके लिखिए जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 10 से 12 मिनट में आप कितने वर्ड्स लिख लेते हैं। अब वर्ड को आप लाइन में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे कोई व्यक्ति, सबका राइटिंग स्किल थोड़ा थोड़ा डिफर करता है, तो इसलिए कोई हो सकता है एक लाइन में 7 वर्ड लिखता हो, कोई 6 वर्ड लिखता हो, कोई 8 वर्ड लिखता हो। आप इसके अकॉर्डिंगली आप वर्ड की काउंटिंग छोड़ करके लाइन की काउंटिंग अपने माइंड में रख लीजिए और बस उसके हिसाब से आप सेट कर लीजिए कि कितनी लाइन में आपको आंसर लिखना है। सबसे पहला फोकस आपको करना है कि आपके 3 घंटे में 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाने चाहिए, जुडिशियसली अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले वाले में आप 4-4 पेज भरते रहें और बाद वालों में आप आधा पेज भरें, वो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आप ये सेट कर लीजिए टाइम लिमिट। उसके बाद जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाए आप वर्ड लिमिट बढ़ा सकते हैं, आपके पास अगर समय बचता है तो आपको फोकस करना है कि आप कम से कम 15 के 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें 3 घंटे में आराम से। इतना वर्ड लिमिट आप अभी से अपना मेंटेन करके चलिए। साथ ही साथ स्पीड भी बढ़ाते रहिए क्योंकि आपके पास समय है। नेक्स्ट है ट्राई टू डिवाइड द आंसर इन इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। आप जब आंसर लिखोगे तो कोशिश करिए उस आंसर को इन पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। एक इंट्रोडक्शन पहले, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि 1 से 2 लाइन में आप जो लिखने जा रहे हैं आप उसके बारे में इंट्रोड्यूस करा दीजिए। जैसे आपके बारे में पूछा है कि कंपनी की फीचर्स के बारे में, तो आप कंपनी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए, फिर आप बता दीजिए कि हम अब आगे इसकी फीचर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं या इंपोर्टेंस के बारे में। एक मैंने सामान्य क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, आप टॉपिक से इंट्रोड्यूस करा दीजिए। आप जो टॉपिक के बारे में लिखने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, और ये इंट्रोडक्शन कम शब्द में होनी चाहिए, यानी कि बहुत लंबा इसमें समय आपको नहीं लेना है, शॉर्ट में इसको रखना है हमेशा। और इंट्रोडक्शन में ये भी बता देना होता है, पहले की लाइन में कंसेप्ट बता देना होता है और अगली लाइन में इंट्रोडक्शन में ये तय कर देना चाहिए कि हम आगे क्या बताने जा रहे हैं, ताकि
एक लिंक बनता रहे मटेरियल से हमेशा। इसके बाद बॉडी, मेन बॉडी जो होती है, अब वो लिखिए अपने आंसर की। मेन बॉडी में जो पूछा गया वो लिखना है। अगर आपको पूछा है क्रिटिकली एग्जामिन करना है किसी टॉपिक को, तो अब इसका मतलब है कि आपको उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट, कुछ नेगेटिव पॉइंट लिखने हैं। तो पहले से ही माइंड मेकअप कर लीजिए कि बॉडी में आपको दो चीजों को शामिल करना है। अगर आपको किसी चीज के बारे में पूछा है इंपोर्टेंस के बारे में, तो इंपोर्टेंस के पॉइंट्स लिखने हैं, तो वही आपकी बॉडी में रहेगा, यानी कि वो आपको लिखना है। अब उस बॉडी में जो आप लिखेंगे, इसको आगे पार्ट में डिवाइड करना है। बॉडी कंप्लीट करने के बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन में आपने जो लिखा है बॉडी में, आप उसको कंक्लूड कर रहे हैं, तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिए। तो ये कंक्लूजन भी कम वर्डों में ही लिखा जाना चाहिए, एक समराइज फॉर्म में। इसके बाद है डिवाइड द मेन बॉडी। अब जो बात कर रहे हैं, मेन बॉडी जो होती है वो डिवीजन होना चाहिए पैराग्राफ्स में या बुलेट्स में। अगर कोई चीज जो पूछा गया है उस पर टोटल आपको अपनी कमेंट देनी है आंसर पे, मतलब ऐसा आंसर है जिसमें आपकी ओपिनियन देनी है। कुछ ओपिनियन बेस्ड आंसर्स होते हैं कि इंडिया में आप पार्टनरशिप के भविष्य के बारे में ओपिनियन बताइए, कंपनीज के भविष्य के बारे में, तो ये आपकी ओपिनियन है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कंपनीज एक्ट में से कोई फैक्ट वो आपको लेके लिखने हैं। तो अपनी ओपिनियन जब आप लिखेंगे, हाँ, वो भी नॉलेज बेस्ड होनी चाहिए, वो भी थ्योरी बेस्ड होनी चाहिए, बट उसमें आप पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं। कोई चीज पूछी जाती है कि आपको कंपनी की फीचर्स लिखनी है, तब आपको बुलेट्स में वो फीचर्स लिखनी है। तो या तो बुलेट्स हो या पैराग्राफ हो, जरूर अपने क्वेश्चन को उसमें डिवाइड कर दीजिए, बांट दीजिए बॉडी को। उससे मार्क देने वाले को मार्क्स देने में आसानी रहती है, आंसर पढ़ने वाले को पढ़ने में आसानी रहती है, लिखने वाले को अपना मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने में आसानी रहती है। इसके बाद रिवाइज योर आंसर्स इन द लास्ट। जब लास्ट हो जाए, आप पेपर अपना कंप्लीट कर लें, तो आपके पास अगर समय बचता है तो एक दफे उसको रिवाइज करिए जो आपने आंसर्स लिखे हैं। कई दफे कोई हेडिंग ऐसी रह जाती है जिसमें कोई वर्ड कम ज्यादा लिख गया, तो आप उसको वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अंडरलाइन कर सकते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स को पढ़ते हुए, तो ये मदद करता है। लेकिन मैं हमेशा कहूंगा कि रिवाइज कोशिश करना चाहिए आंसर को रिवाइज करने की एग्जाम के लास्ट में, ताकि पहले आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, वो ज्यादा जरूरी होता है। बाकी सबकी अपनी अपनी डिफर करती है। ये मैंने अपने सजेशंस या अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, आप अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजी में फिट करिए, जिसकी रिक्वायरमेंट आप फिट करिए। जो लग रहा है कि मेरे लिए ये चीज ठीक नहीं लगेगी, आप उसको छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। अब डिस्कस करेंगे इस सेकंड स्टेज का। चूंकि ये एग्जाम है, इसके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट से रिलेटेड जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, वो अपने माइंड में बहुत जरूरी है रखनी, ताकि हम बेटर प्लान कर पाए अपने आंसर को और अपने एग्जाम को। तो इसमें क्या कहा गया है, टाइम ड्यूरेशन एग्जाम की 3 आवर्स है, तो ये 3 घंटे का एग्जाम है। पोस्ट वाइज या सब्जेक्ट वाइज सिलेबस अवेलेबल है कमीशन की वेबसाइट पे। जो सिलेबस आपने प्री जब इसका दिया था एग्जाम, ऑब्जेक्टिव पेपर जो दिया था स्क्रीनिंग का, वो जो सिलेबस था वही अभी भी है। सब्जेक्ट वाला एरिया जो है वो आपको इसके लिए तैयार करना है। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। कॉमर्स के लिए या ये जो पेपर्स दिए हैं सबके लिए, हम चूंकि कॉमर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो कॉमर्स वाले कैंडिडेट्स के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सिलेबस रहेगा। बाकी जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। कॉमर्स का जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, बाइलिंगुअल। टोटल मार्क्स 150 है, क्योंकि 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देते हैं कि देखिए, हर क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होगा। अब एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, हो सकता है उस क्वेश्चन का कोई पार्ट ना हो, तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। हो सकता है उस क्वेश्चन के 4 पार्ट कर रखे हो, उस क्वेश्चन के 2 पार्ट कर रखे हो, तो वो मार्क्स बांट सकते हैं वहां पे, कि जैसे 4 या 2 में बांटने, या वो 6 4 में बांटने, या वो 5 में बांटने। उससे कोई आपको केवल ये रखना है कि वो आपके लिए आसानी हो रही है। आपको अगर वर्ड लिमिट, जैसे मान लो आपने अपने अकॉर्डिंग जो वर्ड लिमिट देखी, अपनी चेक करी, तो आपने पाया कि आप 3 घंटे में आप 15 क्वेश्चंस को पूरा अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, तो एक क्वेश्चन में आप 200 वर्ड बिठा पाते हैं। अगर 200 वर्ड का एक क्वेश्चन आप बना रहे हैं 10 नंबर के लिए, तो अब आपको देख लेना है कि 5 मार्क्स में अगर बांटा गया तो आपको वो 100 वर्ड्स में निपटा देना है। ऐसे ही आप उसको तय कर लीजिए, पहले से अपने माइंड मेकअप करके रखिए कि आप कितने लाइन में एक आंसर को कंप्लीट करने वाले हैं। पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव पेपर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू या वाइवा वॉस टेस्ट अनलेस ईसी सिक्योर से मिनिमम ऑफ 35% ऑफ मार्क्स इन द टेस्ट। महत्वपूर्ण बात है काफी
अगर 35% मार्क्स मिनिमम है, अगर ये नहीं प्राप्त करते हैं तो इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाएगा। तो इसका मतलब आपको हर हाल में कम से कम 35% मार्क्स तो प्राप्त करने हैं, उसके बाद मेरिट बनेगी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 टाइम्स इंक्लूडिंग द ब्रैकेटेड कैंडिडेट्स। तो जो ओवरऑल जितने भी कैंडिडेट बुलाए जाएंगे इंटरव्यू में जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जितने की रिक्वायरमेंट है उसका 2 गुना बुलाए जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रेपरेशन करते रहिए। हालांकि ये मेरिट बेस्ड चीज है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, आप अपनी परसेंटेज है बस उसको बढ़ाने पे फोकस करिए। वेटेज ऑफ सेकंड स्टेज टेस्ट, ये जो सेकंड स्टेज टेस्ट हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट है, इसकी जो वेटेज रहेगी फाइनल आपके सिलेक्शन में वो 87.5% रहेगी। तो ये बहुत ही एक शानदार चीज है जो हरियाणा के पीजीटी एग्जाम्स में हो रही है। इससे पहले अमूमन इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होते रहे हैं। इसमें 87.5% आपको वेटेज मिलेगी आपके पेपर की, और 12.5% वेटेज जो रहेगी वो इंटरव्यू की रहेगी। तो आप इसको बहुत ही सीरियसली लीजिए और बढ़िया तरीके से इसकी प्रेपरेशन कीजिए। अगर आप इसमें अच्छा फासला तय कर जाते हैं तो इंटरव्यू आपके लिए विशेष मायने नहीं रखेगा। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो बनेगी मार्क्स ऑफ सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, इन दोनों के आधार पर फाइनल जो मेरिट है वो तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं कि जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के हो सकते हैं। तो चूंकि पीजीटी का कोई एग्जाम काफी समय से डिस्क्रिप्टिव मोड में हुआ नहीं है, लेकिन एचपीएससी एग्जाम करा रहा है, कंडक्ट करा रहा है। एचपीएससी हरियाणा सिविल सर्विस का जो एग्जाम लेता है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी नाम से एक पेपर रहता है, सब्जेक्टिव में मेंस में जो रहता है, उसके आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं एक तरह से मॉडल क्वेश्चंस के लिए, और उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। सिलेबस का ध्यान रखना है आपको, इस पेपर में से सिलेबस के अकॉर्डिंग चूंकि रहेंगे क्वेश्चंस, तो उस सिलेबस से जो मैच करते हैं आपको वो क्वेश्चन पढ़ने हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। यहाँ पे मार्क्स का डिफरेंस रहेगा, केवल क्वेश्चन का टाइप हम दिखाना चाह रहे हैं। जैसे ये एचसीएस का पेपर है, आप इसको एचपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें जैसे ये एक क्वेश्चन दिया है जो पीजीटी के सिलेबस से जो रिलेट करते हैं, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। स्टेट द वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द बिजनेस एंटरप्राइज एंड एग्जामिन द रोल ऑफ ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस इन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस। तो फॉर एग्जांपल अगर पीजीटी के एग्जाम में ये आता है और इसको वो 10 मार्क्स का रखते हैं, तो अभी ट्रेंड ये देखा जा रहा है पीजीटी के क्वेश्चन पेपर्स में कि वो 10 मार्क्स को भी डिवाइड कर दे रहे हैं। तो इसमें जैसे जो चीज उन्होंने पूछी, 2 चीज पूछनी है। सबसे पहले पूछा है वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द बिजनेस एंटरप्राइज, दूसरा पूछ लिया है रोल ऑफ ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। तो इसका मतलब 2 हिस्सों में बांट दिया क्वेश्चन को। अब हो सकता है इसको ये 4 मार्क्स का रखते हैं, हो सकता है इसको 6 मार्क्स का रख दें, हो सकता है 5 का रख दें। आपको उतनी वेटेज देनी है उसके ऊपर लिखने में। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के जो सोर्सेज हैं आपको उनको लिखना है, और उनको एक एक 2 लाइन में आपको उनको एक्सप्लेन भी करना है। वो आप वर्ड लिमिट अपनी सेट कर लीजिए पहले से, ये देख लीजिए कि आप 10 से 12 मिनट में कितना लिख पाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कीजिए। ऐसे ही यहाँ पे रोल लिखना है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस का। तो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस का जो रोल है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में, उसको विद एग्जांपल आप उसको एलाबोरेट कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे ही एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ द लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज ए बिजनेस एंटरप्राइज। तो यहाँ पे पूछा है कि एग्जामिन करना है फंक्शनिंग ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बिजनेस एंटरप्राइज। तो बिजनेस एंटरप्राइज में लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है, तो उसका मीनिंग तो लिखना ही लिखना है, साथ ही साथ उसका फंक्शनिंग जो है उसको लिखना है, उसको एग्जामिन करना है। उसका एग्जामिन करने का मतलब है कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की किस तरीके से, किस तरह की संस्थाओं में यूज किया जा सकता है, उसका क्या रोल होता है, क्या उसका बेनिफिट हो सकता है, ये सब चीजें आपको उसमें लिखनी होंगी। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज और है, ये तो क्वेश्चंस का टाइप हो गया, आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नहीं मिले तो आप कमेंट करेंगे, तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको ये एचसीएस के जो मेंस के पेपर्स हैं प्रीवियस, वो प्रोवाइड करा देंगे, आप उनको वहां से पढ़ सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा हम प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस डालेंगे, बाद में वीडियो लाएंगे। तो स्पेसिफिकली पीजीटी कॉमर्स के सिलेबस बेस्ड भी हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे वीडियो के माध्यम से, आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो लोग चाहते हैं जानना, कई लोग पूछ चुके हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कितने आ सकते हैं इसमें। तो चूंकि अकाउंटेंसी भी सिलेबस है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट आमतौर पे ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफी कम आते हैं। जैसे अभी मैं एचपीएससी के
जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के पिछले 4 या 5 जो पेपर्स हुए उनको देख रहा था, तो उनमें एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ही नहीं। अकाउंटेंसी के जो क्वेश्चन पूछे हैं उनमें भी उन्होंने थ्योरी को ही पूछा है, कॉन्सेप्ट को पूछा है। तो कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आप उसमें पढ़िए, अकाउंटेंसी के जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़िए, जर्नल एंट्रीज को समझिए, फॉर्मेट्स को समझिए। हाँ, हर एक चैप्टर के आप एक एक दो दो क्वेश्चंस को भी जरूर, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन उनकी भी प्रैक्टिस करिए। कारण ये है कि हो सकता है पूछ लिया जाए, और नहीं भी पूछा जाए तो जब उसकी थ्योरी भी पूछी जाएगी तो वो भी तभी आप अच्छा लिख सकते हैं जब आप उसको न्यूमेरिकल की आपको जानकारी है कि न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट किस तरीके से उसमें काम करता है, कैसे आप किसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, तभी आप उसकी थ्योरी भी अच्छी राइट करवाएंगे, इफेक्टिव राइट कर पाएंगे। तो इस तरह से अपनी प्रेपरेशन कीजिए। यहाँ पे मैटर ये नहीं करता है कि किस लेवल का है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिलेबस में अगर ग्रेजुएशन के में है तो आप वहां से तैयार करिए, अगर वो 12th के सिलेबस में है तो आप 12th में से पढ़िए। हाँ, 11th 12th का महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सिलेबस का मेन पार्ट है, इसलिए आपको उसको पूरे के पूरे को पढ़ना है। और बाकी जो सिलेबस के पॉइंट ग्रेजुएशन या पीजी के सिलेबस में मिलते हैं उनको वहां से पढ़ लीजिए। और इसके लिए अब बुक्स के बारे में अगर हम बताना चाहें तो इसके लिए बुक्स जो मैं एडवाइज करूंगा वो करूंगा कि आपको डेफिनेटली 11th एंड 12th की बीएसटी या तो एनसीईआरटी पढ़िए या कोई भी रेप्यूटेड पब्लिकेशन जो 11th 12th की क्लासेस में चलाया जाता है आप उनको पढ़िए। साथ ही साथ 11th एंड 12th अकाउंटेंसी, इसमें जो बुक पढ़ाई जाती है 11th 12th में स्कूल्स में जो पढ़ाई जा रही हैं आप उनको पढ़िए। अपडेटेड बुक्स किसी भी फेमस ऑथर की हो सकती है, वो चाहे डीके गोयल की हो, चाहे टीएस ग्रेवाल की हो, या अन्य कोई बुक हो जो चल रही है स्कूल्स में। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव बुक आपको, तो ये हमारी बुक है पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड के नाम से, आप इसको पढ़ सकते हैं। 11th 12th का कंप्लीट सिलेबस इसमें समराइज्ड फॉर्म में है, बहुत डिटेल नहीं है लेकिन समराइज्ड फॉर्म में मैक्सिमम सिलेबस को कवर किया गया है। तो एचपीएससी का जो पीजीटी का सिलेबस है वो तकरीबन पूरा का पूरा कवर्ड है, हार्डली एक या दो टॉपिक हो सकता है इसमें आपको ना मिले, मैक्सिमम सिलेबस आपको एक ही जगह पे समराइज्ड फॉर्म में मिल जाएगा और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में है। तो आप इसको यहाँ से आपके समरी नोट्स बनाने में भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक बुक और पढ़नी चाहिए, बुक फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। यूजीसी नेट के लिए अगर आपने कोई प्रेपरेशन की है या नहीं की है तो करने वाले हैं, जो भी कारण हो आप एक बुक जरूर रखिए। अगर आप पीजीटी की भी प्रेपरेशन कर रहे हैं तो यूजीसी नेट वाली बुक कॉमर्स सब्जेक्ट की आप एक रखिए, और उस बुक में से जो आपका सिलेबस करता है एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स का, वहां से भी इसको पढ़िए। इससे क्या है कि आपका जो कंटेंट है वो एनरिच होगा। तो चाहे किसी भी पब्लिकेशन की आपको मिले आप वो पढ़िए, इन बुक्स को आप पढ़िए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से अपना एग्जाम क्वालिफाई करोगे और मेरिट में भी जगह बनाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जल्दी से जल्दी जवाब देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।